Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 16. चलिए अब हम देखते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर. इसमें है ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर पीपल टू वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर. इसका मतलब ये है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है और साथ काम करना होता है. फिर आगे है दीज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स शुड बी प्रोडक्टिव, कोऑपरेटिव एंड सेटिस्फाइंग. ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो प्रोडक्टिव भी होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और सेटिस्फाइंग होते हैं. फिर आगे है ऑलमोस्ट एवरी वर्किंग रिलेशनशिप प्रोड्यूस्ड कन्फ्लिक्ट. जो भी वर्किंग रिलेशनशिप होता है ना, वो कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है. और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स. फिर है दिस कन्फ्लिक्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव. ये जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना, वो कभी कभी डिस्ट्रक्टिव होते हैं और कंस्ट्रक्टिव होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर कन्फ्लिक्ट सही आए हैं तो हमें फिर प्रॉफिट होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा. और अगर बाय चांस कन्फ्लिक्ट जो हैं वो गलत आ गए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा. फिर है इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स. ये जो है वर्कर्स के स्किल्स और एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है कि वो लोग कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं. कन्फ्लिक्ट्स को वो लोग कंस्ट्रक्टिव बना देते हैं या डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं. ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट पे रहती हैं कि हम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स. इसमें है conflict management is the use of processes, tools, and skills to find creative and respectful way to manage disagreements and arguments. conflict management जो होता है ना, वो यूज़ होता है ऐसे प्रोसेसेस का, टूल्स का और स्किल्स का फाइंड करने के लिए ऐसा क्रिएटिव और रिस्पेक्टफुल वे जो कि हमारे डिसएग्रीमेंट्स को और आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व कर सके. मतलब ये है कि जो भी लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. फिर आगे है इट रिड्यूस द एबिलिटी टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेटिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सच एज एक्टिव लिसनिंग एंड एसर्टिव स्पीकिंग. ये रिड्यूस कर देता है एबिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को. कैसे? कोऑपरेटिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. हम क्या करते हैं, हमारी कम्युनिकेटिव स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं इसमें. मतलब जैसे कि एसर्टिव स्पीकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग. हम बात को अच्छे से सुने और कोई भी अगर बात है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें. तो उससे क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे. इसका अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो उसका मतलब ये निकलेगा कि हम ऐसे टूल्स और स्किल्स का इस्तेमाल करें कि जिनसे जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो सॉल्व हो जाएं. लोगों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको हम स्मार्टली सॉल्व कर सकें. इसमें हम ये देखेंगे जैसे ये है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. इसका मतलब ये रहता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में ये रहता है कि हम किस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं. मतलब ये है कि अगर हम अपनी बात पोलाइट वे में कहेंगे और स्मार्टली कहेंगे तो इंसान अच्छे से उसको समझ लेगा और वो बात मान भी लेगा. और अगर हम वही बात रूडली कहेंगे तो कोई भी इंसान उसको नहीं मानेगा. ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में. फिर है एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग में ये है कि सामने वाला जो भी कह रहा है वो हम अच्छे से सुने और समझें ताकि आगे जाके कोई भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना हो. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है फीचर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. इसमें है कन्फ्लिक्ट में अकर इन आवर सोशल एंड पर्सनल लाइफ. कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हमारे सोशल लाइफ में भी आ सकते हैं और पर्सनल लाइफ में भी आ सकते हैं. फिर सेकंड है
कन्फ्लिक्ट आर नॉट बेसिकली बैड, दे हैव अ क्रिएटिव एलिमेंट। कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना वो बैड नहीं होते, बुरे नहीं होते, उनका कोई ना कोई क्रिएटिव एलिमेंट होता ही है उसमें। फिर है इट इफ कन्फ्लिक्ट्स आर स्किलफुल इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशंस। कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो अगर स्किलफुल हैं तो वो क्या कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं और हमारा जो भी इंटरपर्सनल रिलेशन होता है ना उसको इम्प्रूव करते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ में कन्फ्लिक्ट आ गया, अगर वो कन्फ्लिक्ट अच्छा है तो वो क्या करेगा, वहाँ की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट रहेगा। और अगर बाय चांस वो कन्फ्लिक्ट बुरा है तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में कर देगा और वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल रोक देगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसमें है कन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट तब आता है कि जब कोई भी इंसान ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ नहीं कर पाता, मतलब उसको जो है किसी इंडिविजुअल को ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं, और अगर वो उन ऑप्शंस में से चूज़ नहीं कर पाए तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर है कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर नॉट एग्री ऑन द सेम पॉइंट। मतलब ये है कि कोई एक ही पॉइंट है और उस एक पॉइंट पे दो लोग एग्री नहीं कर रहे हों तो कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लोगों में। मतलब ये कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हो जाए तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन फिर भी हम उसमें सही ऑल्टरनेटिव चूज़ नहीं कर पा रहे हों तो भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे कुछ लोग एग्री ना करें, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग अगर एग्री ना करें उसी बात पे तो भी उन लोगों में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सोर्सेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसमें है कम्युनिकेशनल फैक्टर्स। इसमें है टू मच और टू लिटिल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये रहता है कि अगर लोगों में बहुत ज़्यादा बात हो तो भी कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और अगर बहुत कम बात हो तो भी कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। बहुत ज़्यादा बात होने से ये रहता है कि सामने वाले ने कुछ कहा और लोगों ने कुछ और समझा उसको, तो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बात क्लियर हो नहीं पाती है। इसका मतलब ये रहता है कि बात का मतलब कुछ और निकल आता है। मतलब ये है कि सामने वाले ने कुछ और बात कही और लोग उसका कुछ और दूसरा मतलब निकाल रहे हैं, तो इस वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और ये ज़्यादातर होता है टू मच कम्युनिकेशन में। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा बात होती है उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर आगे है टू लिटिल कम्युनिकेशन। इसमें यह है कि अगर लोगों में बहुत कम बात होती है तो भी बात क्लियर नहीं हो पाती है। अगर बात क्लियर नहीं हो पाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टरिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन पासिस बाय मैनी लेवल्स और मैनी इंडिविजुअल्स। इसमें क्या रहता है कि अगर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल्स से होते हुए जाती है तो भी कन्फ्लिक्ट आते हैं। मतलब ये रहता है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसमें यह है कि टॉप लेवल ने कुछ बात कही तो वो लोअर लेवल पे आई, फिर लोअर लेवल उस बात को समझा नहीं और उसने बिना पूरी बात समझे जो है लोअर लेवल तक दूसरी बात पहुंचा दी, तो उसमें क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो अगर ये से लेवल्स से होते हुए बात जाती है तो उसमें सही प्रॉपर बात जो होती है वो नहीं पहुंच पाती लोगों तक। फिर आगे है मैनी इंडिविजुअल्स। अगर बात जो है बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स से होती हुई जाती है तो भी सही बात नहीं पहुंच पाती। अगर सही बात नहीं पहुंच पाती तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेके के देखते हैं। मतलब जैसे कि बॉस ने अगर कुछ ऑर्डर दिया है किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को और डायरेक्ट उसको नहीं बोला,
बॉस के और उस एम्प्लॉय के बीच में जो मीडिएटर्स हैं उनको बोला, और वो मीडिएटर्स सही से वो बात नहीं समझ पाए या फिर बॉस की बात नहीं समझा पाए उस एम्प्लॉय को, तो भी फिर कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। और तीसरा है ड्यू टू साउंड। साउंड की वजह से क्या रहता है कि हमारी आवाज़ लोगों तक सही पहुंच नहीं पाती है। अब अगर आवाज़ सही से नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है हमारी बात भी लोग सही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो लोग सही से बात को सुन ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बिहेवियरल फैक्टर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें है कॉन्फ्लिक्ट में बी जनरेटेड ऑन द पर्सनल बेसिस लाइक रिलीजन और जेंडर। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना वो इन पर्सनल बेसिस पे भी हो सकते हैं, जैसे कि जेंडर होता है और रिलीजन होता है। इसका मतलब ये है कि एक रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो उसी रिलीजन के लोग ही समझ सकते हैं, आउट ऑफ द रिलीजन नहीं समझ सकते। अगर उनको वो बात पता नहीं हो, उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो वो लोग उस बात को समझ ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं। फिर आगे आता है जेंडर। इसमें यह है कि सेम जेंडर के लोग ही समझ सकते हैं। मतलब ये है कि आदमियों को आदमी समझ सकते हैं और औरतों को औरतें ही समझ सकती हैं। बहुत कमी से ऐसा होता है कि आदमियों को औरत समझ सकते हैं और औरतों को आदमी समझ सकते हैं, ये बहुत कम रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और अगर हम इसमें दूसरा तरीका देखें तो उसमें यह है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको लेकर आदमियों का नज़रिया अलग रहता है और औरतों का नज़रिया बिल्कुल ही अलग रहता है। तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं जेंडर के बेसिस पे। यही हमारा सेकंड पॉइंट है। कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो अराइज ड्यू टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में लोगों का अलग अलग नज़रिया रहता है। लोग हर सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और डील करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें पहला है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा लोग होते हैं तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल्स से होती हुई जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों से भी होती हुई जाती है। तो इसी वजह से सही बात पहुंच नहीं पाती लोगों तक। फिर इसी में सेकंड है पुअरली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फॉर्म जो है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो भी लोगों तक बात सही पहुंच नहीं पाएगी। फिर इसमें लास्ट है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगी तो भी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट 16 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।